चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो 4.1 के हमने फर्स्ट के 8 पार्ट कर दिए थे इसके पिछले वीडियो में, ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरे के जो आपके पास 4 पार्ट हैं उसको हम आज क्या करेंगे, सरल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे आपका दूसरा सवाल है वो पढ़ लेते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इन चारों चीजों को हमें पढ़ के और उनकी क्या बनानी, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण के आगे हमें इसको सॉल्व करना नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहला देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल देखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दे रखी है, चौड़ाई देखो, इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब मान लो मेरी चौड़ाई 1 है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2 गुना, मतलब 1 का 2 गुना 2, 2 + 1 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं, चलिएगा देखिएगा। अब देखो आपके पास सवाल समझा दो तो मैं क्या चीज है। आपके पास एक आयत है, ठीक है ना। ये दूसरे का फर्स्ट करें, आपके पास एक आयत है। देखो आयत की होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, ठीक है ना। ये आयत मान लो ABCD, ठीक है ना। ये आपके पास एक आयत है। अब आपको क्या कहा है, देखो प्रश्नानुसार, देखो आपको पहले जो दे रखा है वो लिख देता हूं पहले में। आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है उसने, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है ना। ये कहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो मुझे मानना पड़ेगा सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। यह आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। इससे ही हमारा सवाल होगा क्योंकि हमको क्या दे रखा, क्षेत्रफल ही दे रखा है और उसका ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए माना आयत की चौड़ाई, देखो मैं चौड़ाई क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मैं चौड़ाई मानूंगा तो उसकी लंबाई आएगी उसके दुगुने से एक अधिक, ठीक है ना। तो चौड़ाई में मान लेता हूं x, ठीक है ना। तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, उसका दुगुना, मतलब 2x से एक अधिक है +1, ठीक है, हो गया ना। अब आयत का क्षेत्रफल हो क्या, अब आयत के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। देखिए लंबाई, आयत का क्षेत्रफल कितना आपके पास 528, ठीक है ना। लंबाई कितनी है आपके पास x, ठीक है ना। और लंबाई चौड़ाई x है, यहाँ लिख दिया, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। और चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी आपके पास 2x + 1, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब हम कल सॉल्व किया था इसको, हमने फर्स्ट पार्ट में इसका ऐसा ही किया था ना, x का गुणा 2x के साथ तो 2x², ठीक है ना, प्लस x का गुणा 1 के साथ तो x, ये माइनस का आ जाएगा 528 इस तरफ और बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए आगे ना हमारे द्विघात समीकरण, और हमें यही पूछा गया था कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका दूसरा, ठीक है ना, इसका दूसरा करेंगे, ठीक है। देखिएगा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इनका गुणनफल दे रखा है, दो क्रमागत संख्या है। मान लो देखो पहली क्रमागत 1 है, दूसरी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। वो कैसे आती है, 1 में 1 प्लस करके, ठीक है ना। वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा दे रखा आपको 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो दो क्रमागत दे रखा है, ठीक है ना। क्रम मतलब क्रम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू में। मेरा मान लो कोई भी पहला है, देखो क्रम संख्या ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ही चलती है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट मेरा 1 है तो ये 2 आया कहाँ से, आपने 1 में +1 किया, ठीक है ना। कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। फिर 2 में +1 किया, फिर 3 आया, फिर 3 में +1 किया तो 4 आया, ऐसे चला है ना। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, देखो माना पहला क्रमागत पूर्णांक क्या मानू, x। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर दो, x + 1, क्योंकि नेक्स्ट क्रम के अनुसार तो ऐसे आएगा ना, +1 1 1 गैप रहता है। चलिए इन दोनों का गुणनफल दे रखा है आपको, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना, 306। तो इन दोनों का गुणा कर दो आप, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया।
और ये बराबर क्या है 306। एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 1 के साथ 1। अब ये 306 प्लस के इस तरफ आके माइनस के, तो आपकी ये अभी आ गई द्विघात समीकरण। हो गया, सिंपल सा सवाल था, 2 लाइनों में ही हो गया। ठीक है ना। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए, सवाल नंबर इसका थर्ड पार्ट, मतलब सेकंड का ही थर्ड पार्ट करते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। चलिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लो रोहन 1 साल का है, तो उसकी माँ कौन से कितने साल की होगी, 26 साल की। ठीक है ना। आयु वर्षों का गुणनफल अब से, देखो उन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का गुणा 3 साल बाद 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ मान लेता हूँ, जो मेरे पास है नहीं। ठीक है ना। देखिए, तो मैं क्या मानता हूँ, माना रोहन की आयु, क्या मान लेता हूँ, रोहन की आयु x वर्ष। ठीक है ना। ये मैंने क्या कर ली, मान ली, x वर्ष क्या कर ली मैंने, मान ली। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखो कितने वर्ष बड़ी है कहा था आपको, 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष कहा था, 26 वर्ष। मान लो राहुल 2 वर्ष का है, तो उसकी माँ 28 साल की हो जाएगी, मतलब 26 प्लस किया ना, तो x में मैं क्या करूंगा, 26 वर्ष प्लस करूंगा। ठीक है, ये 26 वर्ष आ गई। ठीक है ना। अब देखिए, 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा। देखो 3 वर्ष पश्चात आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा, 360। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो मुझे बताओ 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी। देखो अभी रोहन कितने साल का है, x। मान लो अभी रोहन 1 साल का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल का। अभी रोहन 2 साल का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल का। मतलब आपने क्या किया, जोड़ा। ठीक है, तो मैं x में 3 क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये रोहन की आयु आ गई। ठीक है ना। अब सेम उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद की कितनी हो जाएगी। देखो पहले कितनी है, x प्लस 26 प्लस अब कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है ना। अब आपको कहा है कि 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल, मतलब इन दोनों का 3 वर्ष वाले में गुणा करना है। ठीक है ना। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब गुणा करिए, x का गुणा x के साथ तो x स्क्वायर, x का गुणा 29 के साथ तो 29x। ठीक है, ये 3x हो गया, इसका गुणा इसके साथ। अब 3 का गुणा 29 के साथ तो कितना हो गया, ये 27 का 7। ठीक है ना। अब आपके पास बचे 2, 6 और 2 कितने होते हैं, 8। ठीक है ना, 87। ये हो गए 360। ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, 32x। ठीक है ना। अब ये प्लस के 87 हैं, ये माइनस के 360 इस तरफ आ जाएंगे, और इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है ना। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण निकालनी। ठीक है ना, चलेगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखो ये कितना बचा, 10 में से 7 गया था आपके बचे, देखो जो भी बचेगा माइनस का बचेगा। ठीक है, 3 बचा। ठीक है ना। अब ये हो गया आपके पास, कितना हो गया, 8 हो गया, और ये क्या बचा, 8 बचा। ठीक है ना। और ये हो गया आपके पास 183। ठीक है ना। ये आपके पास 87 9 हो गया। ठीक है ना। ठीक है ना। अब आपके बचा 1। ठीक है ना, 183 कितना बचा, 183 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई, द्विघात समीकरण। ठीक है ना, आ गई द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया। ठीक है ना। सेम इसका फोर्थ पार्ट भी करेंगे। देखो फोर्थ पार्ट अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और इससे सवाल बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, पूरी प्रश्नावली में। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, समान चाल से तय करती है। यदि उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, मतलब कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना। हमें तो सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, चाल हाल हमें ज्ञात करने नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर भी रोहन की आयु पूछा था, लेकिन हमें क्या कहा था, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। आप द्विघात समीकरण इसको सॉल्व कर सकते हो गुणनखंड से या फिर किसी और भी विधि से। ठीक है ना, श्रीधराचार्य से। हम विधि आगे पढ़ेंगे श्रीधराचार्य, आप गुणनखंड से भी इसे कर सकते हो, पर हमें करने को बोला नहीं है तो हम करेंगे नहीं। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखिए, क्या आपको एक रेलगाड़ी है। ठीक है ना,
ठीक है ना। इसकी दूरी दे रखी है आपको, कितने देखिए 480 किलोमीटर, ठीक है ना, टोटल दूरी दे रखी है, ये आपको दूरी दे रखी है, ठीक है ना। ये आपकी रेलगाड़ी ये टोटल दूरी दे रखी है। अब इसकी चाल है नहीं, रेलगाड़ी की चाल अपने पास है नहीं, तो चाल हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। करते हैं, देखो आपके पास दो समय आएंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे आएंगे। देखो माना रेलगाड़ी की चाल क्या मानू, एक्स, ठीक है ना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आपके पास कुल दूरी दे रखी है, कुल दूरी कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर। अब आपको एक चीज पता ही है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, नहीं पता हो तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा क्या करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं t1 समय ले लेता हूं, ठीक है ना। समय t1 इसी सूत्र में मान रखेंगे हम, ठीक है ना। आपके पास दूरी कितनी है टोटल 480 किलोमीटर, और आपके पास आपने चाल मानी क्या पहले x, ठीक है ना। ये आपके आगे समीकरण नंबर ए, ठीक है ना। अब आपको क्या कहा है, ध्यान देना, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो, देखो हम कम करेंगे अब पहले, देखो तो मेरा समय t2 जो समय हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगी मेरे, ठीक है ना 480। अब समय मतलब कितनी चाल कितनी कम करनी है आपको, देखो चाल कम करनी है 8 किलोमीटर, तो चाल क्या थी x में से 8 क्या करोगे, कम कर दी। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। मतलब ये सेकंड कंडीशन बनी, और ये थी आपके पास फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट चाल तो वही थी, सेकंड चाल उसके 8 कम कर दी, ठीक है ना। अब देखिए कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल की से जा रही है, ठीक है। यहाँ 50 किलोमीटर है, ठीक है ना, मान लो आप x की जगह 50 है। उसके बाद ये 8 किलोमीटर क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। तो मुझे बताओ रेलगाड़ी ज्यादा समय ये लेगी, t2 लेगी, t1 लेगी। देखो ज्यादा समय, देखो पहले कौन पहुंचेगी, ये पहुंचेगी, क्योंकि ये तो और भी कम है ना, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लेट पहुंचेगी। तो आपका बड़ा कौन है यहाँ पे t2। अब देखो आपको दोनों का अंतर दे रखा है, देखो समय दोनों का अंतर देखा है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। देखो 3 घंटे समय आपको इन दोनों को क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। मतलब किसी भी चीज का डिफरेंस ही होता है ना, जो भी अंतर होता है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन है आपके पास, ये वाला 480 और x माइनस 8 माइनस, अब ये t1 ये हो गया x बराबर आपके कितना दे रखा है 3। देखो ऐसे t2 माइनस t1 बराबर 3, ये चीज आपको करनी थी, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर समय कितना है 3 घंटे, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस 8 ये आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है ना। देखो ये x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x बचा, तो 480 के साथ कौन आ जाएगा x, ठीक है ना, माइनस x कट गया, तो 480 गुणा x माइनस 8, ठीक है ना, ये आ गया बराबर कितना बचा 3, ठीक है ना। अब करेंगे हम, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ क्या है 480x, ठीक है ना। अब 480 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो 480x, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब 8 का गुणा हो जाएगा अंदर, ये आ गया 0, ठीक है ना। 64 का 4 आपके 6 बचा, ठीक है ना, 6 बचा, ठीक है ना। 32 होता है, 8 चौक 32 होता है, 32 और 6 आपके पास कितने हो गए 38, ठीक है ना। बराबर आपके पास कौन बचा है 3। अब ये x माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ ले लेता हूँ मैं, या फिर इसको सॉल्व करके डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 8 ये दोनों गुणे में ही है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोष्टक हो गया, ठीक है ना। चलिए देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया ना आपस में। अब यहाँ क्या बचा देखो अब x का गुणा x के साथ और माइनस 8, ठीक है ना, और फिर 3 का गुणा भी आ जाता, 3x का गुणा इसके साथ, तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस का। अब कितना बचा 3x का गुणा माइनस 8 के साथ, तो 24x, और इधर क्या बचा आपके पास 3840, ठीक है ना। आपके पास समीकरण क्या आ गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ गई, ये समीकरण आ गई, और हमें क्या निकालना था, समीकरण ही पूछी थी। तो हमारा ये सवाल 4.1 पूरी हो गई हमारे पास, ठीक है ना। हमने 4.1 क्या कर दी,
कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलो बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, बाय।